नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे शिवानी जी की एक बहुचर्चित कहानी कैंजा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक खंगाला है तो आपने शिवानी जी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, और आज की जो कहानी है उसमें कुछ बहुत नया आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पात्र नए हैं, हमेशा की तरह। उनकी जो नायिका है उसकी एक दुख भरी कहानी है, अतृप्त इच्छाएं हैं, उसके अपने स्ट्रगल हैं, और प्रेम कहानी को भी वो ऐसा मोड़ देती हैं कि वो अंत में दुखद ही हो जाती है। तो ज़्यादा मैं हिंट नहीं देना चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अब तक जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं उन्हीं का ये एक तरह से निचोड़ है। थोड़ा थोड़ा उन सब कहानियों से मिलाकर ये कहानी बन गई है, ऐसा लग रहा है। कुछ बहुत नया नहीं है, फिर भी कहानी वो जिस तरह से सुनाती हैं, उनकी लेखनी जिस तरह से पात्रों का संसार रचती है, वो इतना जीवंत हो उठता है कि आपको लगेगा कि आपने ऐसी बातें पहले सुनी हैं, पर फिर भी आप उन पात्रों से जुड़ जाएंगे और उनकी कहानी में उतनी ही रुचि लेंगे। कैंजा का अर्थ मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कहानी के बारे में। तो इसलिए उस पॉइंट तक कहानी आप खुद सुने जहाँ पे शिवानी जी ने कैंजा का अर्थ स्पष्ट किया है। और यदि यहाँ अगर आप जानते हैं कैंजा का मतलब तो भी कोई बात नहीं, कहानी को अंत तक सुनिए और देखिए किस तरह से, कितनी खूबसूरती से शिवानी जी अपनी बात रखती हैं अपने पात्रों के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं उनकी आज की कहानी कैंजा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेशन के कोलाहल और भीड़ के बीच भी लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दराबी से लंबे कद की उस तेजस्वी महिला का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि आंखें अनायास ही उसके चेहरे पर गड़ जाती थीं। आकाशी नील वर्णी साड़ी में उसका गौर वर्ण और भी निखर आया था। उसी रंग के स्लीवलेस ब्लाउज से निकली बाहों की हस्तदंती शुभ्रता, पुष्ट कलाई पर बंधी चौड़े पट्टे में जड़ी घड़ी, उंगली पर चमक रही गोमेद जड़ी बहुत बड़ी अंगूठी और कांख में दबा ब्रीफ केस का चौड़ा बटुआ, सब कुछ उस विराट व्यक्तित्व के अनुकूल था। गाड़ी छूटने को ही थी, पर नंदी तरवे पुत्र का हाथ पकड़े बड़े धैर्य से डगे भरती अपनी रिजर्वेशन स्लिप ढूंढकर चढ़ गई। हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम उसे पसंद नहीं था। घुंघराले सुनहले बालों और नीली आंखों वाला वो ब्लॉन्ड बालक चेहरे मोहरे से एकदम ही विदेशी लग रहा था। उम्र कठिनता से 9-10 की होगी, किंतु चेहरे पर किसी अनुभवी प्रौढ़ पुरुष की सी दृढ़ता थी। न उसकी चाल में बाल सुलभ चापल्य था, न व्यवहार में। माँ की उंगली पकड़े वो ऐसे ठसके से कबूतर सा अपना नन्हा सीना ताने चल रहा था, जैसे भीड़ की रेल पेल से बचती माँ उसे नहीं, वो ही माँ को लिए जा रहा हो। नीले कॉर्डरॉय की हाफ पैंट से निकली उसकी गोरी पुष्ट टांगें दर्पण सी चमक रही थीं। माता पुत्र के चेहरे में कोई साम्य नहीं था, फिर भी दृढ़ता से भींचे गए नन्हे होठों में भीड़ भड़क्के के प्रति उदासीन तटस्थता में वयस का व्यवधान दोनों को स्पर्श भी नहीं कर पाया था। लगता था प्रौढ़ा माँ के अस्वाभाविक गांभीर्य ने उस बालक की स्वाभाविक चंचलता को असमय ही ग्रस लिया था। गाड़ी चली और चश्मा लगाकर नंदी तरवे ने अखबार फैला लिया, तो पुत्र ने भी बैग खोलकर अपनी कॉमिक बुक निकाल ली। गाड़ी के झकोलों के बीच उसका गंभीर चेहरा कॉमिक के प्रसंगों से बचकानी खुशी में रंग जाता और कभी कभी वो अपने आप खिलखिला उठता। माँ चश्मे को अपनी तीखी नाक पर तनिक खिसकाकर पुत्र के खिले चेहरे को स्नेह विगलित दृष्टि से देख फिर अखबार में डूब जाती। दूसरी सीट पर बैठी
एक एंग्लो इंडियन महिला माता पुत्र की उस अनूठी जोड़ी को बड़ी देर से देख रही थी। 100% भारतीय लग रही माँ और एकदम खाँटी अंग्रेज लग रहे उस बालक को देख वो अंत तक अपना कौतूहल नहीं रोक पाई। आप भी क्या नैनीताल जा रही हैं? उसने पूछा। नंदी चौंकी। अब तक डब्बे में कोई और भी है ये शायद उसने देखा भी नहीं था। जी नहीं, 2 टूक उत्तर देकर उस वाचाल अपरिचित के मुखर प्रश्न को बड़ी रुखाई से झाड़ झूड़ कर बाहर फेंक दिया और फिर उसी तटस्थता से अखबार पढ़ने लगी। पर वो भी क्या हार मानने वाली थी। आपके पास तो 2 ही कंबल हैं, रजाई नहीं लाई? अरे आजकल तो पहाड़ में बड़ी ठंड है, कहीं बाहर से आई लगती हैं। जी नहीं। नंदी के उत्तर में अब झुंझलाहट की स्पष्ट छाप उभर आई थी। उस रुखाई से दिए उत्तर के पश्चात फिर मार्ग भर उस महिला को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ और वो अपने ऊपर की बर्थ पर चुपचाप सो गई। साथ लाई अंडे की सैंडविच खाकर माँ बेटे भी अगल बगल की बर्थ पर लेट गए थे। पुत्र तो तकिया पर सिर रखते ही सो गया, किंतु माँ की क्लांत आंखों में नींद नहीं थी। लंबी यात्रा से एक एक अंग पके फोड़े सा ही दुख रहा था। फिर भी चेष्टा करने पर भी वो सो नहीं पा रही थी। जिस जन्मभूमि की धरा पर मृत्यु पर्यंत कभी पैर न धरने का निश्चय कर वो इस दुधमुहे को लेकर निकल गई थी, आज विषम परिस्थितियां उसे फिर वहीं खींच लाई थीं। किंतु घर से पांव निकालते ही अब उसे अपने अविवेकी अभियान की मूर्खतापूर्ण योजना पग पग पर और भी दुर्बल बना रही थी। बिना सोचे समझे वो कैसी मूर्खता कर बैठी। जिद तो रोहित ने ही की थी, किंतु क्या एक बालक का कौतूहल ही उसे इतने वर्षों पश्चात बिछड़ी जन्मभूमि की ओर खींच रहा था? क्या इन 10 वर्षों में वो स्वयं उस निर्दय की तृषार्त करुण आंखों की स्मृति में बेचैन करवटें नहीं बदल रही थी? मूर्ख, ये मूर्ख नंदी तिवारी! हिचकोले खाती रेलगाड़ी जैसे उसे झकझोर कर कहती जा रही थी। समय रहते ही क्या तुम अपनी भीरुता से छुटकारा नहीं पा सकती थी? बगल के बर्थ में रोहित भी बेखबर सो रहा था। सारी रात करवटों में ही कट गई थी। इसी से नंदी का सिर लोहे सा भारी हो गया था। एंग्लो इंडियन सहयात्रिणी किछा में उतर गई थी और अब वो पुत्र के साथ अपने डिब्बे में अकेली थी। लाल कुआं आया तो वो बड़े उत्साह से उठकर खिड़की के पास बैठ गई। सामने फैली धूमिल पर्वत श्रेणियों को वो एकटक बड़ी देर तक देखती रही। खिड़की से आती सूर्य की नवरश्मियां रोहित के गोरे गोल चेहरे पर सुनहला जाल सा बिखेर रही थी। लच्छेदार सुनहले केश, नन्हे नन्हे कुंडल बन पूरे ललाट पर बिखर गए थे। दोनों हाथ छाती पर धरे वो शायद नींद में भी अपने आदर्शी पिता को ही देख रहा था। नन्हे खुले अधरपुट से स्मित छिटक कर गोल चिबुक पर छलक गया था। नंदी का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। 2 ही रातों में जैसे ये अबोध बालक उसकी आंखों के सामने देखते देखते ही बदल गया था। उफ! प्रकृति ने क्या जानबूझकर ही उसका एक एक नक्शा इस यात्रा से पूर्व उसकी माँ के सांचे में ढालकर बदल दिया था, जिससे वो बिना किसी परिचय के भी अपने जनक के सामने खड़ा हो तो उसका कलेजा भी नंदी के कलेजे सा धड़क उठे। निश्चय ही ये अनुपम चेहरा बिना किसी प्रयास के ही स्मृतियों की अर्गला खिसका पिता के वर्षों से भिड़े अतीत के द्वार खोल सकता था। वैसे गंभीर सौम्य मूर्ति स्नेहशीलता नंदी ने कभी उसे पिता का अभाव नहीं खटकने दिया था। कौन से ऐसे खिलौने हो सकते थे जो उसके पास नहीं थे? एक से एक दामी कपड़े, मनपसंद कहानी की पुस्तकें,
तरह तरह के जूते और मुंह मांगी मिठाइयाँ। क्या नहीं था उसके पास। फिर भी सब कुछ देकर भी नंदी को यही लगता कि उसे कुछ देना रह गया है। एक दिन स्वयं उसी बालक के भोले प्रश्न ने फिर उस कमी को स्पष्ट कर उसे विचलित कर दिया था। जीवन के 32 वर्षों में कभी मन से भी मिथ्या संभाषण न करने वाली नंदी तिवारी क्या उसे अपने झूठे उत्तर की भूल भुलैया में भटकाने का दुस्साहस कर सकती थी। रोहित स्कूल से लौट कर आया तो उसके सुकुमार चेहरे पर उस दिन नंदी को न जाने कैसी उदासी तिरती दिखी। क्यों बेटा, क्या आज उदास हो? कुछ बैंडर्स तो नहीं पड़े? नंदी ने हंसकर पुत्र को पास खींच लिया। वैसे उस शांत बालक को आज तक कभी स्कूल में अध्यापकों ने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। रोहित निरुत्तर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यही उस बालक के विचित्र स्वभाव की विशेषता थी। कभी कभी पलक झपकाते ही तितलियों के पीछे भागने वाला, मित्रों की टोली के साथ छत पर धमा चौकड़ी मचा कटी पतंग के डोर लूटने वाला वो चंचल शोक नन्हा दस्यु न जाने किस सोच विचार में उलझ एक अजीब दार्शनिकता के गांभीर्य से अपना बचकाना चेहरा प्रौढ़ बना लेता। क्या बात है रोहित? नंदी का स्वर एकदम फुसफुसाहट में उतर आया। उस प्रश्न के उत्तर में रोहित के प्रश्न के जवाबी हमले के लिए नंदी प्रस्तुत नहीं थी। मेरे डैडी कहाँ हैं माँ? एक पल को नंदी का चेहरा सफेद पड़ गया, किंतु फिर उसने अपूर्व साहस से हंसकर तने रोहित को गोदी में खींचने की व्यर्थ चेष्टा की। क्यों रे, आज तुझे अचानक अपने डैडी की याद कैसे आ गई? आज तक तो तूने कभी नहीं पूछा। आज तक तो मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा माँ। उसने अपने झुके चेहरे को उठा। जिस दृष्टि से नंदी को देखा वो तीखे भाले के फाल सी उसके कलेजे में भीतर तक धंस गई। आज किसने पूछा? नंदी का स्वर अचानक कठोर हो उठा। आज ही वो उन दुष्ट छोकरों की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से करेगी। पर दूसरे ही क्षण उसका कलेजा डूब गया। किस किस का मुंह रोक सकती थी वो? किसने तुझसे पूछा रोहित? मां के आहत कंठ स्वर ने एक क्षण को उसे चौंकाया। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, सब कहते थे तुम्हारे डैडी कहाँ हैं और फिर वो रुक गया। और क्या कहते थे? नंदी कुर्सी का हत्था पकड़कर अकारण ही ऐसे हाँफने लगी जैसे मीलों चलकर आई हो। और कुछ नहीं कहते थे, बस बार बार यही पूछते जाते थे और हंसते थे। कह रहे थे कल अपनी माँ से पूछकर आना तुम्हारे कोई डैडी हैं भी या नहीं। रोहित ने कमीज की बाहों से अपनी आंखें पोंछ ली। पिता के संदेहास्पद अस्तित्व ने उसके नन्हे कलेजे को बुरी तरह आतंकित कर दिया था। यह नंदी समझ गई। 10 वर्षों में वो क्या इस विचित्र बालक की विलक्षण प्रतिभा का यथेष्ट परिचय प्राप्त नहीं कर चुकी थी? गंधर्व किन्नर सा वो देवदत्त बालक क्या साधारण मानव शिशु सा भोला अनजान था? न जाने क्यों कभी कभी उसकी मायावी आंखों की चमक नंदी को पूरी तरह सहमा देती थी। मन की भाषा पढ़ लेने वाले इस अलौकिक पुत्र की उपस्थिति में मिथ्या भाषण उसके लिए सर्वथा असंभव हो उठता। किसी अनुभवी खाग थानेदार की सी उसकी सर्वव्यापी दृष्टि वर्षों के फरार खूनी को भी देखते ही पहचान लेती थी। कभी कभी तो नंदी को लगता उसके कुछ न बताने पर भी वो स्वयं सब कुछ जान गया है। अपने साथियों से कहना। नंदी का हाथ पुत्र के सर पर था और खोई सी दृष्टि खिड़की के बाहर, वहां होकर भी जैसे वो कहीं दूर चली गई थी। तुम्हारे डैडी पहाड़ में हैं
और हम 4-5 दिनों में ही उन्हें लेने पहाड़ जा रहे हैं। सच माँ? रोहित की आंख कांच की रंगीन लट्टुओं की सी ही चमकने लगी। कब जाएंगे माँ? उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो रोहित ने अधैर्य से अपना दूसरा प्रश्न पूछ लिया। मैं अब अपने नाम के साथ डैडी का नाम भी लिख सकता हूं ना माँ? सब लड़के लिखते हैं। ठीक ही कह रहा था वो। सौराष्ट्र की जिस सरल बिरादरी में वो इस अबोध शिशु को लेकर घुल मिल गई थी, उसके सामाजिक आइन कानूनों को भी तो उसे ग्रहण करना पड़ेगा। माँ को सहसा उस प्रश्न के साथ गुमसुम बन गई देख रोहित सकपका गया था। रुआंसे स्वर में उसने फिर अपनी दलील को स्पष्ट किया। मेरी क्लास के सब लड़के अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम लिखते हैं। मैं कल तुम्हें हरित, रमन सबकी कॉपियां लाकर दिखा दूंगा। हरित लाल जयंती लाल पटेल, रमणकांत जयकांत देसाई और भी सब लड़कों के नाम खूब बड़े बड़े हैं। मुझसे सब कहते हैं, तू तो खाली रोहित चंद्रा लिखता है, ये भी भला कोई नाम है? मेरे डैडी अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं माँ? दीन, करुण, सकुचाए स्वर में पूछे गए उस प्रश्न का उत्तर फिर बड़ी स्वाभाविकता से स्वयं ही नंदी के होठों पर फिसल गया था। तेरे डैडी का नाम सुरेश कुमार भट्ट है रोहित। ओह, जानती हो अब मेरे नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? उसका उत्तेजित स्वर एकदम तीखा हो गया। रोहित कुमार सुरेश कुमार भट्ट। और फिर वो दूसरे ही दिन अपने सहपाठियों से सीना तान कर कह आया था कि वो अपनी माँ के साथ अपने पिता को लाने पहाड़ जा रहा है। पुत्र की इस घोषणा के पश्चात नंदी के लिए वो पहाड़ यात्रा अनिवार्य हो उठी थी। भावुकता के क्षणिक आवेश में आकर वो आंखें बंद कर जिस अंधे कुएं में कूद गई थी, वहां से अब लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हो सकता था शरीर पर निरंतर अत्याचार करने वाला वो दुराचारी प्रकृति से मृत्यु दंड पा चुका हो, और ये भी संभव था कि फिर से विवाह कर वो अब तक ऐसी 20 रोहितों का पिता बन चुका हो। ग्राम की उस कुख्यात पार्वती को ब्याहने जब वो बिना किसी बारात के अकेले ही जा रहा था, तो नंदी के सामने ही उसे मुंह फटताई ने टोक दिया था। अरे सूर्या, और कोई नहीं जुटी तुझे? कोर्ट कचहरी तक हो आई है अभागी। सुना मिशन में एक बेटा भी पल रहा है। छी छी, थू थू, शादी से पहले ही जिसका एक हो गया। अरे बूबू, बेशरम ने हंसकर जोर से शायद इसीलिए कहा था कि पास खड़ी नंदी भी सुन ले। क्यों परेशान होती हो? उसके तो शादी से पहले एक ही है, मेरे तो शादी से पहले ऐसे ही न जाने कितने हैं। और सचमुच ही वो दुस्साहसी वैश्या दुराचारिणी पार्वती को ब्याह लाया था। 1-2 महीने के असीम लाड़ दुलार के पश्चात फिर उसने अपनी उसी नवेली को पहाड़ी दमामे सा ही पीटना आरंभ कर दिया, और साल बीतते न बीतते पीट पाट उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। पार्वती की मृत्यु के पश्चात वो फिर किसी नागा साधुओं की टोली के साथ दिगंबर बना बद्रीनाथ की ओर निकल गया, तो ग्रामवासियों ने सुख की सांस ली थी। चलो पाप कटा, कुकर्मी को सुमति तो आई। गांव की बहू बेटियां अब निश्चिंत होकर घास काटने जा सकती थीं। नहीं तो सुरेश भट्ट का आतंक कुमाऊं के उस क्रूर नरभक्षी से क्या कुछ कम था, जिसके पेट से मारने पर कॉर्बेट ने कितनी ही रूपसी षोडशियों के कंकड़ और मूंगे की मालाएं बरामद की थी, जिसे अंग्रेजी में लेडी किलर कहते हैं। वही था सुरेश भट्ट। उस कद्दावर पहाड़ी जवान का रंग कुमाऊं के शाहों और ऊंचा कद वहां के क्षत्रियों का सा था। कभी कभी सनक सवार होने पर वो कोसी नदी की धोखेबाज तीखी धार में ताल की पुष्ट मछली सा ही उछलता
और किसी पेशेवर गोताखोर की भांति डुबकी लगा घंटों तक डुबकियां लगाता दूर तक निकल जाता। फिर धोती की लांग लगा किनारे बैठ नाक के नथुने मूंद बको ध्यान लगा घड़ी के कांटे के साथ स्कूल जा रही नंदी तिवारी की प्रतीक्षा में बैठ जाता। वो जैसे ही आती, मुंदी पलकों का चिलमन उठा वो जोर से हाँक लगाता, नाश हो इस स्वर्ग की मेनका का, जिसने मुझ जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। साथ ही स्कूल जा रही ग्राम कन्याओं की पूरी टोली खिलखिलाकर पूरी घाटी गुंजा देती। अकेली नंदी ही नहीं हंसती, उसका चेहरा लाल पड़ जाता और वो तेजी से भागकर अपनी टोली से आगे निकल जाती। वो प्रायः नित्य की घटना थी। स्कूल जाने के लिए और कोई पगडंडी भी उपलब्ध नहीं थी। इसी से उसी मार्ग से जाना उसके स्कूली जीवन की विवशता बन गया था। मेनका वही है, ये सब लड़कियां जान गई थी, क्योंकि कभी वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जाती तो निर्लज हंसकर हाँक लगाता, अरे छोकरियों, मेरी मेनका को कहाँ छोड़ आई, बीमार है क्या? लड़कियां खिलखिलाकर भाग जाती और स्कूल से लौट नंदी को छेड़ने पहुंच जाती। कभी कभी तो नंदी की आंखें छलछला उठती। न चाहने पर भी उसकी दृष्टि क्यों उस नास पीटे की ओर उठ जाती थी। गोरी चिट्टी सिल सी छाती पर पड़ी यज्ञोपवीत की उज्जवल डोरी, बिना पूछी शुभ्र वर्णी रजत देह पर मोती सी चमकती पानी की बूंदें और स्वयं ही सीधी मांग में विभक्त हो गए चिकने भीगे केश। सकपकाकर वो ऐसे भागने लगती जैसे वो बको ध्यान छोड़ उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे भाग रहा हो। वो फिर बिना पीछे मुड़े स्कूल की ओर चल देती, किंतु नारी स्वभाव की एक एक जटिल पगडंडी से परिचित वो कुटिल यायावर जान जाता कि उसका बको ध्यान व्यर्थ नहीं गया। एक न एक दिन वो इस दुर्गम बीहड़ पगडंडी को जीत ही लेगा। पर एक दिन गांव के स्कूल की सब परीक्षाएं पास कर वो पढ़ने बाहर चली गई तो सुरेश भट्ट का दिल डूबने लगा। इतने वर्षों की उसकी साधना क्या व्यर्थ जा रही थी? दिन प्रतिदिन वो बित्ते भर की छोकरी अपनी उस उदासीन तटस्थता से दूर छिटकती जा रही थी और सुरेश भट्ट की वही कुंठा, नैराश्य, विवशता उसे और दुस्साहसी बना रही थी और क्रूर भी। आज से 20 वर्ष पूर्व विवाह संबंधी कुमाऊनी आईन कानून बेहद कठोर थे। एक विशिष्ट संकुचित वैवाहिक दायरे में विवशता से घूमते माता पिता कभी कभी अपने से नीचे वर्जित कुल में उसके लाख समृद्ध होने पर भी पुत्री को ब्याहने की धृष्टता नहीं कर सकते थे, चाहे वो चिर दारिद्र्य ही क्यों न हो, चाहे पुत्री जन्म भर अन्न 2 दाने को ही क्यों न तरसती रहे। जमाता यदि अपने उच्च कुलगोत्र का वीसा प्रस्तुत कर देता तो किला फतेह कर सकता था। सुरेश भट्ट का कुलगोत्र 100% विशुद्ध था। मजाल थी कि कोई विषाण के भट्टों की ओर उंगली उठा तो दे। MA पास कर उसने सम्मान सहित वकालत भी पास कर ली थी। कभी जमीन जायदाद, घर बगीचा सब कुछ था, किंतु द्यूत क्रीड़ा का दानव सिंदबाद के बूढ़े की भांति उसके कंधे पर जहां एक बार चढ़ा तो फिर कभी नहीं उतरा। पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी पूरी जायदाद बैंक में गिरवी पड़ी थी और अब उसे छुड़ाना उसके लिए एक प्रकार से असंभव था। फिर विधुर होने पर जोगियों की जमात उसे गांजे चरस की दम दीक्षा भी दे गई थी। पहले संतानहीन चाचा गदाधर भट्ट उसके साथ रहते थे। फिर भतीजे की गुहा मानव की सी गतिविधि देख वो एक दिन चुपचाप खिसक गए। चाचा के जाने के बाद उसने चूल्हा जलाना भी छोड़ दिया। आंगन में खड़े मौसमी फलों के वृक्ष
उसके लिए कल्पतरु से साल भर फलते रहे। कभी अनार से मीठे दाड़िम, कभी सेब और कभी नाशपाती खुबानी। कभी कभी तो वो महीनों अपने बगीचे के उन पुष्ट कदली गुच्छों को खाकर गुजार देता, जिसका 3-3 पाव का एक केला खाकर ही पेट भर जाता था। शायद उसी नियमित फलाहार के कारण उसका अनियमित जीवन भी कभी उसके स्वास्थ्य का कोई स्थायी अनिष्ट नहीं कर पाया था। एक अंधेरे कमरे में उसका एक छोटा मोटा सेलर भी था। धारचूला जाकर वो प्रायः ही गब्यार के अनूठे आसव की बोतल खरीद लाता और अपने सेलर को संवार कर जाड़े भर का समुचित प्रबंध कर लेता। उसी विशुद्ध आसव प्रदत्त लालिमा से रंगी उसकी लाल डोरीदार आंखें कभी कभी कपाल पर चढ़ जाती। दोनों गालों पर बिखरी सुर्खी और मस्तानी निगर गंड देह का तारुण्य देख नंदी को अपनी अलंकार दीपिका में पढ़ी पंक्तियां याद हो आती। रंग लाल रूप लाल अधर अधिक लाल, द्रगन बीच कोरे लाल, डोरे लाल झलके। नौकरी ना करने पर भी वो कहाँ से ऐसी बढ़िया बढ़िया शॉल दुशाले ले आता और कहाँ से इतनी पुस्तकें बटोर लाता है, वो ग्राम वासियों के लिए एक रहस्य था, जिसकी गुत्थियां वो अनुमान के ढेले मार मार कर सुलझाते रहते। कोई फुसफुसा कर कहता, अरे ये हरामी कल अस्कोट गया था जुआ खेलने, वहीं से रजवाड़े के रईसों को मूंड लाया होगा। अजी हमसे पूछो, सुरेश के चाचा भी धीमे स्वर में फुसफुसाते, चरस और गांजा बेच आया होगा कहीं। किंतु कोई भी कभी जोर से अपनी शंका व्यक्त नहीं कर सकता था। ऐसा ही आतंक था सुरेश भट्ट का। जो भी हो, उसका पुस्तक प्रेम स्वयं अपने में एक अनोखी मिसाल बन गया था। दिन भर इधर उधर घूम शिव मंदिर में चढ़ाए गए किसी अलमस्त वृषभ की भांति डोरी खेलने वाला मस्त जवान रात भर बत्ती जलाकर पढ़ता रहता। अपनी खिड़की की दरार को सामान्य सा खोलते ही नंदी गज भर की दूरी पर स्थित उसके लाल छती कॉटेज को देख सकती थी। कांच की खिड़की पर मिट्टी के तेल की कुप्पी का धीमा प्रकाश उसके अध्ययनरत विचित्र प्रेमी की छाया को स्पष्ट कर देता और वो हड़बड़ाकर जोर से खिड़की बंद कर लेती। उस ग्राम की रात्रि जन्य शून्यता में एक ऐसी विचित्र स्तब्धता थी जैसे आमतौर पर पहाड़ के ग्रामों में नहीं हुआ करती थी। न वहां कभी निशाचरी कुत्ते भौंकते, न कभी किसी शिशु का क्रंदन। उस सन्नाटे के स्थिर जल में ढेला मारते न पहाड़ी डाक हरकारे ही अपनी घुंघरू जड़ी बड़ी बड़ी जांठियां हिलाते डाक का थैला लेकर वहां से गुजरते। कभी कभी आधी रात को एक भयावह चीत्कार थोड़ी देर के लिए अवश्य सोए ग्राम को झकझोर जाती, पर दूसरे ही क्षण फिर वही निस्तब्धता छा जाती। शायद वहां की शांत शर्वरी की उस निस्तब्धता का उद्गम स्रोत वहां का महाश्मशान था। कौन नहीं जानता था कि जागेश्वर की उस क्षीण कलेवरा नदी के तट पर नित्य एक न एक चिता जलती रहती थी। कहते हैं कि जिस दिन वहां कोई मृत देह नहीं आती, दाऊ दाऊ कर मसान स्थित लकड़ियों का ढेर स्वयं ही प्रज्वलित होकर धधकने लगता है। एक दिन चुपके से द्वार खोलकर नंदी तिवारी आधी रात को उस मंदिर में जाकर मृत्युंजय की मूर्ति के सम्मुख घंटों बैठी सुबकती रही थी। हे महाकाल, इस चित्त विकार से मुझे मुक्ति दो प्रभु। ऐसे पापी दुराचारी के प्रति मेरा दिन प्रतिदिन प्रखर होता जा रहा ये कैसा मोह है दीनानाथ। क्यों मैं रात रात भर उठकर खिड़की की दरार से उसे देखती रहती हूँ। उसके आंसुओं से पूरा फर्श भीग गया तो वो चौंक कर उठ गई। मरघट का वो दम घोटूं सन्नाटा उसकी हड्डियों को चीरता उसका दिल दहला गया था।
मंदिर प्रांगण में खड़े उस गगनचुंबी देवदार के भीम शाखाओं से बहती बयार की कैसी विचित्र झंकार थी, जैसे विचित्र वीणा पर किसी ने मारू विहाग छेड़ दिया हो। बड़ी देर तक मृत्युंजय की भव्य मूर्ति के समक्ष अपनी विवशता, संकोच और अनकही व्यथा का निष्कपट निवेदन कर वो घर जाकर सो गई तो चित्त एकदम कागजी फूल सा हल्का हो गया था। दूसरे दिन सुबह उठते ही वो दुराचारी सुरेश भट्ट के प्रति अपनी उस मूर्ख आसक्ति को जड़ से उखाड़ने का दृढ़ संकल्प ले चुकी थी। नंदी के पिता हेमचंद तिवारी नेपाल के राणाओं के राज ज्योतिषी थे। उनकी विलक्षण गणना प्रदत्त लोकप्रियता ही एक दिन उनकी शत्रु बन गई। राणा परिवार बिना उन्हें कुंडली दिखाए कंठ तले गस्सा भी नहीं उतारता था। उनकी अचूक भविष्यवाणियों से प्रसन्न होकर ही उनके समृद्ध यजमानों ने उन्हें एक छोटी मोटी जागीर भी दे दी थी, किंतु जागीरदार बनते ही उनके शत्रुओं की एक पूरी टुकड़ी ने मानव भक्षी हूणों की भांति भाले तान कर उन्हें घेर लिया और वो आतंकित हो मात्रहीना 5 वर्ष की नंदी को लेकर एक बार फिर बाप दादों के गांव में भाग आए। सुरेश भट्ट के पिता राघव भट्ट तब मृत्युशैया पर थे। उन्हीं से मुंह मांगे दामों में उन्होंने ये छोटा सा कॉटेज खरीद लिया था। एक ऊंची तीखी पहाड़ी पर किसी डाक बंगले का नक्शा लेकर बनाए गए उस सुंदर कॉटेज के एकांत की ही उन्हें कामना भी थी। आसपास कहीं घनी बस्ती नहीं थी। उनके निकटतम प्रतिवेशी थे स्वयं मकान मालिक और पतिहंता माल दारेन। दोनों ही के अस्तित्व के शास्त्री जी सदा गज भर की दूरी ही बरतते थे। कुछ नीचे उतरने पर ब्राह्मणों के 7-8 मकान और थे और नीचे चमकता था छल छल कर बहती ब्रह्मकुंड की धारा का माया दर्पण। दूर से खिलौने के घरौंदे सा लगता जागेश्वर का प्राचीन मंदिर आंखों को बांध लेता और उसी प्रांगण में किसी बुलंद इमारत से खड़े 2 भीमकाय देवदार वृक्षों के बीच में साए साए कर बहती थी सैमू पौधों की स्कंद स्पर्श सुवासित बयार। शास्त्री जी के शांत स्वभाव, स्निग्ध हंसी और नियमित पूजा पाठ ने उन्हें देखते ही देखते गांव का मुखिया बना दिया। उनकी चीनी गुड़िया सी नन्ही पुत्री तो ग्रामवासियों के गले का हार बन गई थी। वो ग्राम पाठशाला में पढ़ने जाने लगी तो उसकी मित्र मंडली संध्या होते ही शास्त्री जी का आंगन गुलजार कर उठी। एक बार ग्राम की रामलीला कमेटी ने सर्वसम्मति से उसे राम का पाठ दिया और फिर वो कई वर्षों तक उस भूमिका में अवतरित हो सचमुच ही राम बन गई। न जाने उसके जोगिया वस्त्रों का आकर्षण था, उसकी असली लंबी जटाओं का, या उसके स्वर भंग होते मीठे बचकाने कंठ स्वर का। 14 वर्ष के कठोर वनवास का दंड पा वो लक्ष्मण सहित वन गमन हो जाने लगती तो दर्शकों के साथ साथ शास्त्री जी भी आंखें पोंछने लग जाते। कई वर्षों तक राम का अभिनय करती नंदी तिवारी का सुकुमार चेहरा सचमुच ही जानकी वल्लभ के से स्निग्ध सात्विकी रंग में रंग गया था। तबला ठनकता, हारमोनियम पर गदाधर भट्ट की वादन निपुण उंगलियां थिरकती और अपने उस्तादी गले से वो मीठी चौपाई के माध्यम से रंगमंच पर धीमी मंथर पदचाप से अवतरित हो रहे दशरथ नंदन का परिचय देते। कल कपोल कुंडल श्रुति लोला, चिबुक अधर सुंदर मृत्यु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच निंगाल के धनुष बाणधारी श्री राम और लक्ष्मण की मनोहर जोड़ी स्टेज पर आती और गदाधर भट्ट दूसरी चौपाई छेड़ते। भाल बिसाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। किंतु फिर 13 वर्ष की नंदी की देह की गठन एक दिन अचानक ही सहसा बढ़ आई नदी की भांति उफान लेने लगी और फिर कभी राम रूप में दर्शकों के मन न मोहने पर भी
वो एक दर्शक को स्थायी रूप से मोह चुकी थी। सुरेश भट्ट उन दिनों इलाहाबाद में वकालत पढ़ रहा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ बहुत पहले ही दिवंगत हो चुकी थी। कृपण पिता की अटूट संपत्ति का एकमात्र वारिस वही था। इधर नंदी के पिता ने भी उसे पढ़ने बाहर भेज दिया था। लड़की अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। क्यों हो शास्त्री जू, तुमने तो लड़की को पढ़ने बाहर भेज दिया, क्या कोर्ट कचहरी करवाओगे उससे? अरे हाथ पीले कर चटपट गंगा नहाते। उनके परम मित्र गदाधर भट्ट ने कहा तो शास्त्री जी उदास हो गए। सब कुछ देखकर किसके पुत्र का सर्वनाश कर दूं गदा? उन्होंने एक लंबी सांस खींचकर कहा। मतलब क्या समझाऊं? घोर वैधव्य योग है छोकरी का, दृष्टि में भी स्वामी नहीं है। इससे अच्छा है पढ़ा लिखा उसी के पैरों पर खड़ी कर दूं। और मन ही मन अपने अकर्मण्य भतीजे का प्रस्ताव लेकर आए गदाधर भट्ट फिर चुपचाप खिसक गए। लाख दुराचारी हो, था तो सगा भतीजा। फिर एक बात और थी, भाई के उस कुपुत्र के प्रति गदाधर भट्ट को एक अजीब लगाव था। धीरे धीरे पूरे ग्राम को नंदी की कुंडली में छिपे वैधव्य तक्षक ने सूंघ लिया। पर फिर भी एक दिन यही दुस्साहसी बांका युवक सुरेश भट्ट स्वयं ही अपना निर्लज्ज प्रस्ताव लेकर नंदी के घर पहुंच गया तो शास्त्री जी हद बुद्धि से बैठे ही रह गए। शास्त्री जी, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मैं उसके वैधव्य योग के बारे में सब कुछ सुन चुका हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस मुंहफट युवक के चेहरे पर न अनावश्यक दीनता थी न संकोच। सुरेश भट्ट का दृढ़ कंठ स्वर मोटी दीवार को भेदता रसोई तक चला गया था, जहां नंदी गरम तेल की कढ़ाई में बैगन छौंकने जा रही थी। उसे लगा उसका धड़कता कलेजा तत्काल मुंह से निकल ही उसी क्षण बैगनों के साथ गर्म कढ़ाई में गिर पड़ेगा। कढ़ाई नीचे उतार वो सांस रोककर पिता के उत्तर की प्रतीक्षा में आंखें बंद कर बैठ गई थी। शांत धीर स्वर में पिता ने क्या कहा ये ठीक से सुन नहीं पाई, किंतु उसी क्षण सुरेश का उद्दंड उच्च स्वर किसी माइक सा गूंज उठा। आखिर क्यों? अपने राणा यजमानों की दी गई संपत्ति का क्या बहुत घमंड है आपको? शांत पिता के क्रोध को वो खूब पहचानती थी। इसी से उस दुस्साहसी प्रशंसक का अविवेकी प्रश्न सुनकर वो थर थर कांपने लगी थी। नहीं, इस बार पिता का स्वर और भी शांत था और भी शीतल। अपनी लड़की का हाथ किसी अकर्मण्य शराबी जुआरी को थमाने से उसे ब्रह्मकुंड की धारा में बहाना अच्छा समझता हूँ भट्ट। इसलिए यानी मैं अकर्मण्य हूँ, शराबी हूँ, जुआरी हूँ? उस ऊंचे कंठ स्वर में मदालस अटपटी जिह्वा की तीखी फिसलन एकदम स्पष्ट हो उठी थी। निश्चय ही वो एकाध घूंट चढ़का कर आया था। मैंने कब कहा भट्ट कि आप शराबी हैं? पिता की भोली परमहंस हंसी में कैसा तीखा व्यंग था। सहसा तुमसे आप पर उतर आए शास्त्री जी। अपनी इसी हंसी से उसे और भी बौखला गए। आप अपने को कौन सा दूध का धुला समझते हैं शास्त्री जी? पिछले साल ही नेपाल से लौटा हूँ, समझे? वहाँ कौन नहीं जानता कि आपने अपने नेपाल के राणा की विधवा यजमानिन को कैसा तिल पात्र करवाया था। अरे हम साले सब खबर रखते हैं। मैं भी देखता हूँ कि कुमाऊँ के किस साले पंत पांडे की छाती में इतना बल है जो आपकी इस राजकन्या को ब्याह ले जाए। चिंता मत करिए भट्ट जी, भगवान करे मेरी कन्या आजन्म कौमार्य व्रति धारण करे, इसी में उसका मंगल है। एक दीर्घ श्वास के साथ ही शास्त्री जी फिर बड़े धैर्य से उठकर
भीतर जाने लगे तो बौखलाकर सनक गया सुरेश भट्ट जोर जोर से अशोभन गालियां देने लगा। जाओ बेटा, शास्त्री जी ने फिर उसे कंधा पकड़कर बड़ी नम्रता से बाहर धकेल दिया था। घर जाओ भट्ट, तुम अभी होश में नहीं हो। भीतर आकर उन्होंने फिर चिटकनी चढ़ा दी थी। कौन कहेगा ये राघव भट्ट का पुत्र है? कौन सा दुष्कर्म छूटा है अभागे से? वो फिर पुत्री को सुना सुनाकर ऐसे कहने लगे जैसे उन्होंने उसके दुर्बल चित्त की व्याधि की नब्ज पकड़ ली हो। अच्छा हुआ जो माँ बाप समय रहते ही चले गए। कैसा कर्मकांडी बाप था और कैसी सती लक्ष्मी माँ। मैं हमेशा समझाता था, रघुआ एक ही पुत्र है तो क्या हुआ, इतना सिर मत चढ़ा। संतान पर जहां अनुशासन का अंकुश एक बार ढीला किया तो लाख सिर पटकने पर भी तू कभी सख्त नहीं हो पाएगा। वही हुआ। दांत से पकड़कर जोड़ी गई संपत्ति की अंत तक तृतीय गति ही हुई। उन्होंने फिर पुत्री के सफेद पड़ गए चेहरे को देखकर प्रसंग बदल दिया। तू घबरा मत बेटी, तुझे मैं पढ़ा लिखा कर एक दिन ऐसी बना दूंगा कि जीवन भर किसी पुरुष के कंधे का सहारा तुझे नहीं लेना होगा। कैसी विचित्र भविष्यवाणी थी पिता की। जीवन के उन शुष्क 32 वर्षों में नंदी तिवारी को कभी भी किसी पुरुष के कंधे का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बुद्धिमान पिता ने सुरेश भट्ट के रहते फिर पुत्री का उस गांव में रहना उचित नहीं समझा। निरंतर प्रवास में ही रहकर उसने डॉक्टरी पास की और फिर बिरादरी से बहुत दूर इधर उधर विभिन्न शहरों की खाक छानती वो पेट पालती रही थी। ग्रीष्मावकाश में वो पिता से मिलने आती तो शास्त्री जी परछाई की भांति उसे घेरे रहते। संध्या होते ही पिता पुत्री कभी एक साथ दूर दूर तक घूमने निकल जाते और कभी देव दर्शन को। दुर्गम पर्वतों पर स्थित प्राचीन देवालयों की परिक्रमा में पूरा पखवाड़ा बिताकर लौटते। कभी द्रोणागिरी, कभी सोर की कालिका, कभी गरुण और कभी बैजनाथ। सुरेश भट्ट अभी भी गांव में ही था। नंदी की अनुपस्थिति में उसका विवाह हुआ और वो विधुर भी हो गया। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, नंदी दुर्भाग्य से वहीं थी। पत्नी की मृत्यु का अशौच भी उस अभागे को स्पर्श नहीं कर पाया था। लोग बेचारे को फूंक कर लौटे भी नहीं थे कि वो दूसरे गांव जाकर अपने ऑर्चर्ड को जुए में हार आया था। शायद उसी हार का गम गलत करने वो बुरुंज के पेड़ के नीचे पी पिलाकर मुर्दा सा पड़ा था। नंदी पिता के साथ घूम कर लौट रही थी और दोनों एक साथ धरा पर रजत गिरी सी अचल पड़ी उस दीर्घ देह को देखकर चौंक पड़े थे। हवा के झोंकों ने झरझर कर 4-5 बुरुंज उसकी चौड़ी छाती पर गिरा दिए थे। उलझे बिखरे केश गुच्छों पर एक बड़ा टोकर सा बुरुंज आकर ताज सा अटक गया था। उफ, कितना सुंदर लग रहा था निर्दय। एक क्षण को उस मात्र पितृहीन अभागे के लिए नंदी का कोमल हृदय करुणा से छलक उठा था और कंठ में उठ गई उसकी सिसकी उसका गला सा घोंटने लगी थी। पिता उस दिन साथ न होते तो शायद वो वहां बैठ उसके बालों से फूल निकालने लगती और शायद और कुछ मूर्खता कर बैठती। उस दिन वो बड़ी रात तक सो नहीं पाई। कैशोर्य से ही जो उसके सम्मुख व्यर्थ प्रणय निवेदन में घुटने टेक कर गिड़गिड़ाता रहा था, उस वनराज को क्या उसने ही खूंखार आदमखोर नहीं बना दिया था? पिछली छुट्टियों में वो एक दिन अकेली ही घूमने निकल गई थी। पिता को उस दिन सामान्य सी हरारत थी। बहुत दूर मत जाना बेटी, पिता ने कहा तो वो समझ गई कि उन्होंने किस आशंका से त्रस्त होकर उसे चेतावनी दी थी। मंदिर का मार्ग जितना ही बीहड़ था उतना ही रम्य भी था। दोनों ओर कलाप्रिया स्वयं प्रकृति के हाथों से लगाई गई
गुलबनफशे की पीली ऊदी झाड़ियाँ, शालीमार गार्डन किसी नपी तुली सिधाई में खड़े मेहराबदार देवदारू के वृक्षों की कतार और रंग बिरंगी खुशबूदार लताओं की झालरें। कभी बुरुंशों के विचलित पुष्पगुच्छ झरझराकर उसके कंधों पर आ गिरते और कभी किसी पहाड़ी जंगली अनामा पुष्प की सुगंध उसे विभोर कर उठती। उस दिन नंदी ने सहसा कंधे पर आ गिरे 2 बुरुंश पुष्पों को कानों में खोस लिया और दुर्दिन की कुबेला में वो न जाने किस झोंक में आकर माँ के कभी न खोले गए बक्से को खोल उसकी मदीने की साड़ी भी पहन आई थी। जिस माँ की अब अकेली धुंधली सी स्मृति ही शेष थी, उसकी उस कत्थई रंग की बड़े बड़े गुलाबी फूलों और मखमली बेल लगी साड़ी का स्पर्श उसे विस्मृता जननी के स्नेह भीने कर स्पर्श की ही भांति सहला गया। आंचल को उसने कसकर छाती से लगाया तो वर्षों से बक्से में बंद नेप्थलीन की तीव्र दुर्गंध को भी उसके नथुनों ने ग्रहण नहीं किया। ये तो जैसे उसकी माँ की ही देह परिमल थी। एक पल को वो आंखें बंद कर खड़ी ही रह गई। आज पहली बार माँ की स्मृति उसे विह्वल कर रही थी। बंद पलकों की ओट से ढुलकी आंसू की बूंदें उसके कपोलों पर आकर अटक गईं। नियति क्या जानबूझकर ही उसकी उस अपूर्व रूप छटा दिखाने उस दिन सुरेश भट्ट को वहां खींच लाई थी। मदीने को उस गहरे कत्थई रंग की साड़ी में और भी निखर आया उसका 100% कुमाऊनी रंग। कान के ऊपर लापरवाही से खोसे जाने पर भी स्वयं ही एक कलात्मक ढलान में जड़ाऊ झुमकों से ढल गए 2 बुरुंश पुष्प और नवजात शिशु के अंगों से चिकने कपोलों पर छलक रहे अश्रु बिंदु। नाश हो स्वर्ग की मेनका का। हंसकर उस उन्मत्त प्रणयी ने अपनी दोनों फैली बाहों के व्यू में उसे घेर लिया था। पहली बार कुटिल वधित के जाल में फंसी भयभीत मृगी सी वो छटपटा उठी थी। न जाने क्या सोचकर उसने पकड़ स्वयं ढीली कर दी और अवसर पाते ही वो दूर छिटक कर बुरी तरह हाँफने लगी। घबराओ मत नंदी, अब ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। वो फिर किसी अनादर से दुत्कार दिए गए कुत्ते की ही भांति डरता डरता एक बार फिर उसके निकट आ गया। मैं जानता हूँ नंदी, कौन कुटिल खल कामी सो मम। वो निर्लज्ज हंसा, किंतु उसकी बेहया हंसी भी कितनी मोहक थी, कितनी निर्दोष। पर कभी तुमने अपनी अंतरात्मा से पूछा है नंदी तिवारी कि क्या मेरे एक एक पाप के पीछे स्वयं तुम खड़ी हो? तुम्हारे उस घमंडी पिता ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो मेरी ये दुर्दशा ना होती। मैं मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ और प्रेमोदधि में मैंने कई बार रस की डुबकियाँ भी लगाई हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार भर की युवतियों के मोहक बाहुपाश लक्ष लक्ष नारी अधरपुट भी मेरे नारी लोलुप हृदय की प्यास को नहीं बुझा सकते। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों, जानती हो? एक बार फिर वो दुस्साहसी दस्यु अपना क्रोध से तमतमाया विलासी चेहरा उसके एकदम निकट ले आया। भय से सहमी नंदी ने फिर आंखें बंद कर ली। भागने की चेष्टा करने पर भी वो नहीं भाग सकी। लगता था किसी ने लोहे की मोटी जंजीर से ही उसके दोनों पैरों को जकड़ किसी मंत्रपूत कीलक से उसे गाड़ दिया है। इसलिए नंदी तिवारी कि जिस प्यास को आज सहस्त्र अधरों की नित्य नवीन सुरा के छलकते मधुपात्र भी नहीं बुझा सकते, चाहने पर बुझाने वाली कभी उसे एक ही घूंट से बुझा सकती थी। मोपासा को मैंने खूब पढ़ा है नंदी, जानती हो वो क्या कहता है? अब हंसकर
उसने फिर नंदी को बाहों में घेर लिया। नारी और जल की तृषा जब कभी घातक रूप से तीव्र हो उठती है तो उसे बुझाने के लिए मनुष्य जघन्य से जघन्य अपराध भी कर सकता है। तब क्या एक न्यायप्रिय न्यायाधीश का ये कर्तव्य नहीं है कि विवशता में किए गए अपराध के लिए अपराधी को क्षमा कर दे? जब प्यास बहुत गहरी हो उठती है तब मनुष्य अंधा बन गंदी नाली के अंजलि भर पानी से अपनी प्यास बुझाने में भी नहीं हिचकता। नंदी समझ गई, वो स्वेच्छा से कटघरे में खड़ा अपराधी अपने जघन्य अपराध की पैरवी ही कर रहा था। घृणा से सिहर वो फिर उसके बाहुबंधन से विलग हो गई। कुछ ही महीनों पूर्व ग्राम से रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो गई एक अंधे शिल्पकार की नाबालिग कन्या की खून से लथपथ निर्जीव देह पेड़ के नीचे मिली तो ग्रामवासियों ने बिना किसी चश्मदीद गवाह के ही हत्यारे अपराधी को पकड़ लिया था। किंतु कितनी ही बार ऐसे असंख्य अपराधों के सिलसिले में पकड़े गए अपने उस मुंह लगे इकलौते को विधाता बार बार अपनी उदार जमानत से छुड़वा लेता था। उस बार भी ऐसा ही हुआ। सोते गांव को नींद से डूबा देख वो आधी रात को किसी वेदविन बंजारे की भांति अनजान राह पकड़ फिर अदृश्य हो गया था। उफ, इस व्यक्ति के लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नंदी तिवारी, डॉक्टरनी बनकर क्यों अपनी कंचन सी देह का धुआं देखती हो? उसने बड़े अधिकार से नंदी के कंधों पर अपना बगनखा गाड़ दिया। फिर उस चौड़ी हथेली की अनुभवी उंगलियां धीरे धीरे दुस्साहस से आगे बढ़ने लगीं। चौंक कर नंदी ने गजब की फुर्ती से उसका हाथ दूर झटक दिया और तीर सी छिटक गई। फिर तो वो क्षण भर पूर्व की माँ की याद में सुबकती भावुक नंदी नहीं थी। यूनिवर्सिटी एथलेटिक टीम की 400 मीटर की दौड़ में सर्वदा प्रथम आने वाली जंगली खरगोश की सी टांगों वाली नंदी तिवारी बन गई थी। हांफती कांपती थरथराती नंदी पहुंची तो चिंतातुर पिता बरामदे में चक्कर लगा रहे थे। दूसरे दिन वो घर से बाहर नहीं निकली और तीसरे दिन उसकी छुट्टियां खत्म हो गईं। इसके बाद वो साल भर तक घर नहीं आ पाई। परीक्षा समाप्त कर वो हाउस सर्जन बन गई थी कि पिता का पत्र आया था। उन्हें पीलिया हो गया है और वो इलाज के लिए उसी के पास आ रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है। पिता को देखकर वो उसी क्षण अपने अंधकारमय भविष्य के लिए प्रस्तुत हो गई थी। उनके सूखे चेहरे का हल्दी पुता रंग, उनकी चादर तकिया और अन्यत्र से उगी दाढ़ी पर भी फैल गया था। एक ही झलक में उसने विवर्ण पिता के पीछे खड़ी आसन्न मृत्यु की स्पष्ट छाया को पहचान लिया था।